जो हमने पत्रकारों को बुलाया है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप इसे होली मिलन भी कह सकते हैं। उसके बाद 1 साल से हम लोग सब साथ में रहे हैं और कोई भी ऐसा मौका हमें अब आज तक मिला नहीं कि हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर सकें आराम से। हमेशा धरने पे ही मिले हैं और वहीं पे सब कुछ होता रहा। आपको बुलाने का मेन मकसद ये था कि एक तो ये कि यहाँ आराम से बैठ के हम बता सकते हैं आपसे, जो भी आप पूछना चाहें उसके ऊपर जवाब दे सकें कि ये धरने का क्या होगा आगे, या ख़त्म कर दिया गया है, या इसे क्या करना है। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। और थोड़ा सा 2 दिन पहले देखा था, इलेक्शन कमीशन ने पहले लंच और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने कहा यार इतना तो नहीं, तो हम दाल चावल आपको खिला देते हैं हमारे साथ खाइए खाना। नहीं, कल से आचार संहिता लग गया पूरे देश में जो है सर, तो आप लोगों का धरना प्रदर्शन 20 फरवरी से लगातार चल ही रहा था। अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी धरना प्रदर्शन आंदोलन का? देखिए, धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था और धरना प्रदर्शन को जो है इस समय हमने आचार संहिता लगने के बाद, क्योंकि हमारी मांगे जो हैं वो हैं सरकार से, और आचार संहिता लगने के बाद सरकार जो है अब वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, कोई कुछ भी नहीं कर सकती। एक तरीके से मामूली चीज़ें जो देश चलाने के लिए, इमरजेंसीज वगैरह के लिए जो चीज़ें हैं वो कर सकती है। अब सारा का सारा कार्यभार आ गया है इलेक्शन कमीशन के पास, सारी की सारी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन के पास है, और वो हमारे मुद्दों के लिए नहीं बना है, वो इन इलेक्शंस को ही सिर्फ करवाने के लिए बनाया गया है। तो हमारे सवाल बनता है सर, इतनी विडम्बना है, पूर्व सैनिक 1 साल से जो पूरे देश का वो होता है शान, और मतलब देश के लिए शान होती है, वो देश के फुटपाथों पे बैठी हुई अपनी मांग को मांग रही है। सरकार है 13 महीने से उनकी मांग पे ध्यान ही नहीं दिया और आचार संहिता आ जाती है, बताइए उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है खाली हमारे पूर्व सैनिकों के साथ नहीं, हर किसी के साथ इन्होंने ऐसा ही किया है। किसान भी पहले आके 10-11 महीने या 12 महीने रुक के गए हैं, शायद वो भी 13 महीने के करीब पूरे करके गए थे। तो उसके बाद जब वो लोग उग्र से उग्र हो गए, तब जाके इनको मानना पड़ा, और पूरे देश की बातें छुपाते रहे। सब जगह रहा था, लेकिन ये अपनी ही किसान यूनियन को लाके दिखाते रहे आगे, और वही चीज़ हमारे साथ की गई। ऐसा नहीं है, हम जिस मकसद से चले थे उसके ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, इसीलिए हमने सभी को एक साथ करके फेडरेशन बनाया, जिसका कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। लेकिन इस सरकार ने उसके अंदर की सेंध मारी, और जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा, आपने देखा होगा, आप शुरू से हमारे साथ हैं, कि यूपी से बहुत पार्टियां आती थी, और वो सारे के सारे वो थे जो कि बीजेपी के जो पूर्व सैनिकों का संघ है, ABPSSP, पता नहीं ऐसे कुछ है, ABPSP ऐसा कुछ है, तो उसके बंदे थे। और वो उन्होंने आके हमसे कहा कि हम जो है उसको छोड़ दिया है और हम अपनी पुरानी यूनियन में आके आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन वो थी क्या, सरकार की सेंधमारी की शुरुआत। फिर उसके बाद हम जिस आदमी को लेके आए, वो हमने आज तक जब तक उसका जो कुछ भी सुना था वो यही था कि वो जवानों के लिए लड़ने वाला इंसान है, अर्जुन सिंह राठौड़। मगर वो ऐसा निकला नहीं, वो भी सेंधमारी के अंदर उनका सरदार बन गया। जो हमें छोड़ के गए उनका सरदार बन के वो बैठ गया। और इन्होंने 23 जुलाई को ये धरना वरना सब खत्म हो जाना था, जब 1 लाख के करीब जनता जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गई थी और हमने संसद घेराव करना था। मगर इन लोगों ने होने नहीं दिया, इन्होंने इसे हाईजैक कर लिया। इनको बार बार मैसेज देने के बावजूद इन्होंने जाके 1:30 बजे ही वहाँ घोषणा कर दी कि ख़त्म, आधे घंटे के अंदर हम इसे ख़त्म कर देंगे। और हमारे पूर्व सैनिक घर से नहीं निकल सकते भाई, सब जवान लोग हैं। सर, अब जो है आप लोगों का आगे का प्रक्रिया क्या होगी? मतलब इन अब सत्ताधारी पार्टियों जिन्होंने इतने दिनों से बैठ के पूर्व सैनिकों का ध्यान नहीं दिया, आज वो अपने क्षेत्रों में निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि पूर्व सैनिक जाके उनके जो है उसमें जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जाके वहाँ पे जो इनका विरोध प्रदर्शन करें? हम लोग जो हैं हर जगह पे इनका विरोध होगा, हर जगह पे विरोध होगा। ऐसा नहीं है, जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो इसके ऊपर हमारी सबके साथ बातचीत चल रही है। जहाँ भी इलेक्शंस होंगे वहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी कि काले झंडे या काला रिबन कुछ ना कुछ छुपा के लेके जाएं, क्योंकि वो तो पूरे पूरे कपड़े, काली शर्ट नहीं डालने देते।
चीज़ ये है। और हमने इसीलिए जो है वाराणसी से सरदार अपने प्रगट सिंह साहब जो कि 94 वर्ष के हैं हमारे प्रधान, और जनरल सेक्रेटरी जो हैं युद्ध ये सुना हूं घायल, बनारस से उन्होंने अपनी सीट प्रधानमंत्री ने चेंज कर दी, अब शायद कहीं और से लग रहा है वो। आने दीजिए जहाँ से होगा। हमने तो बनारस हमने नहीं ना फिक्स किया, हमने तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट किया है। अगर उन्होंने शिफ्ट की है तो हम वहाँ से, हमें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे गुजरात से खड़े हो जाएं। पूर्व सैनिक तो हर जगह जा सकते हैं, हमारे पास तो पूरा परमिट है, हमें नेशनल परमिट वाले आदमी हैं भाई। देश के हर बॉर्डर के ऊपर जाके हम ड्यूटी दे चुके हैं, तो हमारे के लिए कोई कष्ट की बात नहीं है। वो गुजरात हो या यूपी हो या पंजाब हो, जहाँ से अभी खड़े। इलेक्शन का प्रक्रिया मतलब 2-2.5 महीने 3 महीने चलने वाला है। बिल्कुल। इस बीच में आप लोग क्या तैयारी करेंगे? अपने संगठन को मजबूत करेंगे या सरकार को घेरेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्शन में लड़ेंगे, प्लस अभी स्टार्टिंग के अंदर जो है हमारा है कि हम मीटिंग करके अपना इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए कि आगे अभी जो 13 महीने में हुआ है इसका पूरा का पूरा हमें बात करनी है इसके ऊपर, हमारी क्या गलतियां रही हैं, क्योंकि हमने लोगों पे विश्वास किया। हम अपने पूर्व सैनिकों पे, मेरे भाई 3 बैठे हुए हैं मेरे साथ, अगर मैं इनके ऊपर विश्वास ना करूं कैसे चल सकता है। हमने तो विश्वास के ऊपर उनको अपने साथ मिलाया, गले मिलाए, मिले, सब कुछ किया, लेकिन विश्वासघात कर गए तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। लेकिन हम आशा करते हैं कि आगे जो मिलेंगे हम थोड़े और ज़्यादा चौकन्ने होंगे, सीधा गले नहीं लगेंगे उनसे। पहले उनको जांचेंगे, परखेंगे, जैसे वो नौकरी लगती है तो टेस्ट लेते हैं ना, तो वैसा ही कुछ काम करेंगे उनके लिए भी कि वो हमें ऐसे पदों पे उनको ना चढ़ने दें कि जहां जाके वो हमें नुकसान पहुंचा सके। सर मुझे बड़ी उसके साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इसमें जितने भी लोग आए हैं पूर्व सैनिक ही थे, अपना मुखड़ा लगा के पीछे से उनको हैंडल करते रहे अफसर, वो आए। आप लोग लगातार 20 फरवरी से धोखे पे धोखा, आपके आंदोलन को तोड़ा गया, लगातार कमजोर किया गया और सरकार इसमें कामयाब भी हुई, आप लोग को बखेर दिया। अब पूर्व सैनिक जो है एकजुट होने को तैयार नहीं है, उसको कैसे आप इकट्ठा करें? नहीं, आप ये देखिए ना कि पूर्व सैनिक जुड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन कारण क्या है कि अभी जनवरी से तो इन्होंने इलेक्शन के चक्कर में कोई जो बहाना छोटा सा मिला उसके ऊपर जंतर मंतर बंद कर दिया। जनवरी के बाद जो है 13-14 जनवरी को जो लगा था, उसके बाद से आप देखेंगे कि बीच में 4 या 5 दिन हुआ है, उसके बाद वो किसान आंदोलन का शुरू हुआ तो फिर बंद कर दिया। अरे भाई, वो बैठे हैं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे और तुम दिल्ली के अंदर किलेबंदी कर रहे हो। ये देख लो, बाहर निकल के देखो, सारे के जितने रोड डिवाइडर्स पर लगे हुए थे वो उठा उठा के कहाँ इकट्ठे कर दिए। आ कौन रहा है भाई? वहां से पंजाब शंभू बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक आने के लिए भी उनको 1 दिन 2 दिन लगेंगे ट्रैक्टरों पर, ऐसे थोड़ा ना आ जाएंगे। हर जगह पुलिस उनको रोकेगी, ऐसी तैयारी कर लेगी जैसे पता नहीं अटैक होने वाला है दिल्ली के ऊपर। बहुत निंदनीय है ये इस तरह की तैयारियां, और आम पब्लिक को तंग करना कि आपको अपने मुद्दे जो हैं आप आके जंतर मंतर पर नहीं उठा सकते, उनको मना करना, ये बहुत ही गलत बात है। सर मेरा लास्ट सवाल है सरकार को, आज जो है लास्ट आपसे मुलाकात भी हो रही, आगे होती रहेगी, खैर हम लोग तो आसपास के ही हैं, क्या संदेश देंगे? हम सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि हो गया जो आपने 10 साल किया है, आगे आएंगे तो आपको और भी उग्र आंदोलन मिलेगा हमारा, क्योंकि हमने पहले तय कर रखा है कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, या तो इलेक्शन के दौरान हमें जो भी पार्टी प्रॉमिस करेगी कि हम जो है आपका ये मुद्दा आगे लेके चलेंगे, और 3 महीने में या 4 महीने के अंदर या आते के साथ जो है आपको 3 जजेस की कमेटी दें। हमने पैसा तो मांगा ही नहीं, हम पैसे के लिए लड़ ही नहीं रहे, हम तो 3 जजेस की कमेटी की बात कर रहे हैं भाई। हमने तो नहीं मांगी कि हमको इक्वल एमएसपी दे दो, हमको ओआरओपी बढ़ा के दे दो। हम कह रहे हैं कि हमारी मांगे न्याय संगत हैं या नहीं, उसके ऊपर बात कीजिए। ये तो उसके ऊपर भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 1 साल होते होते आपको भी समझ आ गई होगी कि हमारी मांगे जो हैं वो न्याय संगत हैं, हमारी मांगे जायज़ हैं। नहीं सर, एक और आप लोगों को इल्जाम भरे हुए मंचों से लगाया जाता है बार बार, 60,000 करोड़, 70,000, 1,000 करोड़ आप लोगों को दिया गया। अब इसको जो है उनके जो है उनसे उनको कैसे समझाएं कि हम ये पैसा हमारे को नहीं मिला, ये गलत है। आप लोग मांग भी करते रहे भी मुझे जो है 3 जजों की कमेटी बनाई जाए, हमारी जांच करी जाए, हमारे पास पैसा आया है या नहीं आया, ये पैसा गया तो कहाँ गया, इसको भी बताने की कोशिश करेंगे चुनाव में। ये चीज़ें तो मेन मुद्दे हैं भाई, क्योंकि इस समय हर गली कूचे में जहाँ जाके प्रधानमंत्री महोदय खड़े होते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं कि इस गली के अंदर जो है
मैंने जो है 50 लाख रुपए दिया है, इसमें 5 वो रहते हैं पूर्व सैनिक, तो मैंने 50 लाख रुपए दे दिए। किसी तहसील में जाते हैं वो बोलते हैं मैंने यहाँ 10 लाख दे दिया, कहीं कहते हैं 50 करोड़ दे दिया, कहीं 500 करोड़ दे दिया, कहीं 5000 करोड़ दे दिया, फिर बोलेंगे मैंने 1 लाख करोड़ दे दिया सारे पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों। लेकिन कौन से पूर्व सैनिकों को दिया है? क्योंकि आपने 2014 में आते सार ही सबसे बड़ी गलती की, जो किसी भी कमेटी ने आज तक 1973 के बाद जो भी सरकार ने कमीशंस बैठाए, किसी ने नहीं कहा कि अफसर्स को देना, क्योंकि उनके लिए था ही नहीं। ये था ही उन जवानों के लिए जो जल्दी रिटायर कर दिए जाते हैं, रिटायर होके नहीं आते हैं, कर दिए जाते हैं, जबरदस्ती घर भेजे जाते हैं, उनके लिए थी मेन चीज है, इसलिए जवानों को उसके अंदर रखा गया था। मगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को, वो जो है ये सरकार जो है ये गरीबों की है ही नहीं, ये अफसरों की और बड़े बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी भी नहीं, बड़े व्यापारियों की है। इन्होंने उन्हीं की बात मानी। 2014 में आए तो इन्होंने उनको ओआरओ पे दे दिया अफसर्स को। जब 2019 में आए, जो पे कमीशन के अंदर 2016 के अंदर राशन वगैरह जो कुछ काटा था, 19 में आके इन्होंने वो दे दिया। और मेरा तो पूरा मुझे विश्वास है कि ये जो 3 महीने बीतते बीते इलेक्शन के अंदर आने से पहले ये जरूर कह दें कि हम आ गए तो आपको एनएफयू देंगे अफसर्स को। जवानों की बात इन्होंने ना तब की थी ना आज की थी। जवान तब भी दरी कंबल बिछा रहे थे, वहां पे रेवाड़ी के अंदर लाखों की तादाद में पहुंच गए थे। अफसरों के कहने पे जमीन पे बैठे हुए थे, अफसर ऊपर बैठे हुए थे सोफों के ऊपर। अब भी जो गद्दार हैं हमारे बीच में, जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, वो सब के सब वही हैं, दरी कुर्सी बिछाने वाले। उन्होंने ही आके सब कुछ किया। वो सब अधिकारियों के साथ एबीपी एसपी ये जो भी है वहां पे जनरल बैठे हुए हैं, रिटायर्ड जनरल बैठे हुए हैं उनके ऊपर। अगर राठौड़ की बात करें तो वो लीग का है, वहां सारे अफसर बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं उन्हीं के दरी कुर्सी बिछाने वाले हैं। हमने तो कहा कि सुधर गए हैं, कुछ समझ गए हैं। पूर्व सैनिक हैं आप, जो है देश के पूर्व सैनिकों को सरकार से और इन अफसरों से कैसे अगवा करें, मतलब आगाह करेंगे? देखिए, मैं इस काम के ऊपर 2014 में जुड़ा था और मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई फेसबुक के ऊपर। मेरा नाम नहीं जानते थे, मेरे को तो ये कहते थे पाकिस्तानी स्पाई है, आके अफसरों के साथ लड़ता है, क्योंकि मैं अंग्रेजी के अंदर उनको जवाब देता था। हमारे सैनिक अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, हिंदी में जवाब देते थे, वो अंग्रेजी में लिख देता था, तो अभी समझ ही नहीं आता था कि जवाब क्या है। और मैं वहाँ पे जाके अंग्रेजी में लड़ता था उनके साथ, तो वो कहते थे कि पाकिस्तानी है, ये है, वो है। और तो और हरियाणा का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, एक लेफ्टिनेंट जनरल, जिसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसको इन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठा दिया था। हमने जब आरटीआई डाली तो सीबीआई ने मना कर दिया जवाब देने को, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने हमें बताया कि नहीं, वो बंद नहीं हुई है, वो इंक्वायरी अभी भी चल रही है। और उसी को इस सरकार ने जो है अपना इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना के बैठा हुआ था। उसके साथ मेरी ट्विटर के ऊपर बहुत लड़ाई, जो कि प्रिंट के ऊपर आके छपी उस समय, 2017 की बात है। और इस प्रकार धीरे धीरे करते करते कई जवानों को हमने जो है उनके चुंगल से छुड़ाया। कई नहीं, हजारों लाखों की तादाद में हैं वो, जो इन अफसरों के अधिकारियों के चुंगल से हमने छुड़ा लिए हैं। इसीलिए तो हमारे इस 1 साल के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आके हमारे को उल्टा सीधा बोलें, कहीं पर किसी मंच के ऊपर आके हमारे अगेंस्ट बोल सकें, क्योंकि उनको पता है कि अब जवान हमारे साथ हैं। आपको यहाँ पे पब्लिक नजर नहीं आएगी भाई, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपना परिवार पालना है। हर आदमी हमेशा नहीं आ सकता है, वो लोग, उनको नौकरियां करनी है। हम लोग अपना काम छोड़ के बैठे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि सारे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास गुजारे लायक हो रहा है। जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे, मेरी बेटी है, बड़ी होगी, शादी होगी, तो हमारी ज़्यादातर जिम्मेदारियां खत्म होगी, मैं समय दे सकता हूँ। लेकिन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके पास बहुत सारे काम, उनको कम पेंशन के अंदर गुजारा नहीं है, उनको दूसरी नौकरी करनी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे आके धरने में हमारे साथ आ सकते हैं? लेकिन दिल से हमारे साथ हैं, दिमाग से हमारे साथ हैं। आ नहीं सकते हैं। आज भी जो है उनके सामने एक बहुत बड़ा जवाब देने का मौका मिला है। अपने क्षेत्रों में जा जाके अपने कैंडिडेटों का, जो सत्ता में बैठी हुई है, क्या नाम सरकार, जिन्होंने उनका काम नहीं किया, उनके जवान जो है 13 महीने बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, उनको जब सुना नहीं तो उनका विरोध करें और अपने अपने संगठन को मजबूत करें। ये इसके ऊपर में, हाँ, तो इसके ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका ना, हमारा चल रहा है अभी, जो हम अभी खत्म कर रहे हैं। ये कल से मैं इनको मना कर दूंगा, कल से नहीं जाएंगे वहाँ पर, हम नहीं जाएंगे वहाँ और समय नहीं बर्बाद करेंगे उसके ऊपर। और हमारी अपनी जो साबका की है मीटिंग स्टार्ट हो रही है हमारी, और हम जो है पूरे देश के अंदर हमारी जितनी एसोसिएशन है, ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं 300 हैं, 400 हैं, हमारे साथ 500 है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे पास खास खास आदमी हैं
एसोसिएशन तो हैं ही हैं, क्योंकि वो एसोसिएशन के मालिक हैं वो, तो उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, सब कुछ चल रहा है। और हर इलाके में, हर इलाके के अंदर जहां भी रैलीज होंगी, कुछ भी होगा, जहां प्रचार करने जाएंगे, तो किसी भी पार्टी को, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसी भी पार्टी की होगी, उसके अंदर हमारे मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा कि इसके मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपने नहीं दिया है। अगर बीजेपी की होती है तो साफ कहेंगे आपने नहीं दिया है, आपने जो किया है, जो देश को नुकसान पहुंचाया है, वो एक बहुत बड़ी गलती थी आपकी, आपने अधिकारियों को दिया, जो कि किसी भी कमीशन ने, कौन थे वो, क्या नाम है उनका, कौन सी कमेटी थी लास्ट, बीजेपी के जो हैं महाराष्ट्र के गवर्नर, कोश्यारी कमेटी, तो वो बीजेपी के थे, उनकी अध्यक्षता में हुई थी, उन्होंने भी मना किया था। इन्होंने सबके धता बता दी, उससे पहले जितनी हुई सबको अलग करके इन्होंने कहा नहीं मैं दूंगा, मुझे वोट दे दो बस। इन्होंने जो 1 लाख करोड़ कह रहे हैं, इतना पैसा तो कभी लगना ही नहीं था अगर सिर्फ जवानों की बात होती तो। इन्होंने जो है जवानों के जले पर नमक छिड़का है।